हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को नोटिफाई कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स के नाम है, मतलब नोटेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं रो फाई जेड। फिर उसके बाद इसके रेंज हम लोग देखेंगे कि रो का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, रो का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, फाई एंड जेड ये सारे वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद यूनिट वेक्टर देखेंगे हम लोग, रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप किधर होता है, और उसके साथ साथ इसको आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी लिखना सीखेंगे, और वाइस वर्सा उसको हम लोग कन्वर्जन भी सीखेंगे। इतना जब हम लोग सीख लेंगे तो उसके बाद फिर डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट सीखेंगे, और फिर डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। ये पूरा आज का प्लानिंग है कि इतना हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो फाई जेड क्या होता है। ठीक है, तो ये समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो आइए, जैसे अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। इसको x कह रहे हैं, ये y कह रहे हैं, ये z कह रहे हैं, और स्पेस में कोई एक पॉइंट है। स्पेस में कोई एक पॉइंट है, हम लोग इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये कोई पॉइंट P है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट x y z है, और ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरा ये है, जिसे हम लोग ओपी वेक्टर कह रहे हैं या आर वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा ओपी वेक्टर है। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जिसको हम लोग आर वेक्टर भी कहते हैं, जो कि ये है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके चलेंगे, तो हमें सुविधा होगी। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बचपन से पढ़ते आते हैं, और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, और आज हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके पढ़ेंगे तो सुविधा होगा, जल्दी से समझ में आएंगी बातें। तो आइए हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कार्टेशियन। ठीक है, स्पेलिंग हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन हो गया। इधर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, इधर रहेगा मेरा सिलिंड्रिकल। यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो P पॉइंट है, उसी पॉइंट का पॉइंट को हम लोग x y z नोटेशन देते हैं। उसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग r थीटा एंड फाई देते हैं, और सेम पॉइंट का नोटेशन को हम लोग रो फाई एंड जेड देंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होते हैं वो हमें पता है। एक्स मतलब एक्स मतलब वाई जेड प्लेन से कितना डिस्टेंस, एक्स मतलब वाई जेड प्लेन से कितना डिस्टेंस पे है पॉइंट, वो हमें पता चलता है। y मीन्स एक्स जेड प्लेन से कितना डिस्टेंस पे है, एंड z मीन्स एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। उसको हम लोग x, y, z कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसी तरह r थीटा फाई में क्या है, r मेरा क्या होता है, r है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। थीटा क्या है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल थीटा बना रहा है, एंड फाई क्या है
कि ओपी जो पोजीशन वेक्टर है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पहले एक्स वाई प्लेन में हम लोग उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे और वो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे हम लोग फाई कहते हैं या एजीमुथ एंगल कहते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रो क्या होता है? तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रो हम लोग किसको कहते हैं? रो कहते हैं जेड एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस, रो को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, जेड मेरा होता है, जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रो कहते हैं। पॉइंट चाहे कहीं भी हो, अगर ये जेड एक्सिस है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये पॉइंट होगा कहीं पे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को जेड कहेंगे। अगर पॉइंट इधर होगा तो उधर से इधर का भी, इधर से इधर का, तो कोई भी पॉइंट को वो जेड एक्सिस से डिस्टेंस नापना है, ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं नापना है। यहां पे जो आर होता था वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता था। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन रो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। फाई सेम है, यहां और यहां का फाई दोनों सेम है। फाई मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है। एंगल एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स वाई प्लेन। बात समझ में आया? जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता था वही इसमें भी है। और जेड मतलब वो जेड कोऑर्डिनेट जो हम लोग पढ़ते थे, जेड कोऑर्डिनेट वही है। इस पॉइंट के लिए जो गिवन पॉइंट है, इसका अगर हमें सिलिंड्रिकल में लिखना होगा तो इसको लिखना पड़ेगा रो फाई जेड। ठीक है, ये रो फाई है। तो रो कौन सा है डिस्टेंस? तो जेड से डिस्टेंस, यहां से नाप लेंगे तो इसे हम लोग रो कहेंगे। नापेंगे तो 90 डिग्री आगे जाना होगा, इसलिए 90 डिग्री पे होगा। बात समझ में आई? और अगर यहां पे ये जो पॉइंट है हवा में कहीं है और अगर ये एक्स एक्सिस को हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस को, तो ये जो एंगल है यही मेरा फाई होता है, यही असल में फाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फाई हम लोग ऐसे नापेंगे। और जेड क्या है? ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का कितना हाइट पे है, इसी को हम लोग जेड कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जेड मेरा यही। चलिए, बहुत बढ़िया। जब इतना बात समझ में आ गया हम लोग को, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उसमें बहुत सारा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक्स वाई एंड जेड, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट, चाहे यहां पे ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट है ए और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग ले लेते हैं 0 0 एंड 5 ले लेते हैं, ऐसा कुछ है। इसका रो क्या है? इसका रो तो 0 है, जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? 0 पे। फाई क्या है? इसका फाई क्या है? फाई तो हमें एंगल ही नहीं है, कुछ एंगल नहीं बन रहा है, तो फाई भी 0 है। जेड कितना है? 5 है। बात समझ में आया? ये मेरा ये मेरा रो फाई जेड हमें इस पॉइंट के लिए पता चला, 4 पॉइंट ए।
अगर ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट को हम लिख देते हैं 2,1,2, ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये कोई पॉइंट क्या है, बी है। इसका रो का वैल्यू क्या होगा, रो कितना होगा, तो रो हमें चेक करना है। तो रो असल में जेड एक्सिस से कितना दूरी पे ये पॉइंट है ये पता करना है। जेड एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। इसके लिए पहले हम लोग आर खोज लेंगे, इसके लिए हम लोग पहले आर खोज लेंगे। आर खोजने के बाद हम लोग ये खोज सकते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आर खोजते हैं इसका हम लोग, और ये हम लोग को रो खोजना है, इसको रो कह रहे हैं हम लोग। ये रो है, ये रो है, ये बी पॉइंट है, ये ओरिजिन है। ओ बी कितना है मेरा, 4.बी। ओ बी मेरा कितना है, 2 2 4 प्लस 1 प्लस 4 √17। ये मेरा हो गया ओ बी, मतलब आर। ये जेड हमें पता है, यहां से यहां तक जेड कितना है वो तो 2 दिया हुआ है, और जेड हमें पता है, तो जेड का वैल्यू 2 है। तो इसका नाम अगर हम लोग एल दे देंगे तो एल बी कितना होगा, वही मेरा रो है। तो रो इक्वल टू एल बी, अब एल बी का वैल्यू होगा 17 -4 का अंडर रूट। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13। ये मेरा रो हुआ, मीन्स रो पाई एंड जेड ये चाहिए। तो रो का वैल्यू हमें तो पता चल गया √13, जेड का वैल्यू हमें पता चल गया 2। पाई कितना है, फिर सवाल है कि पाई कितना है। तो पाई कैसे पता करेंगे, एंगल खोजो, एंगल फिर से इसका हमें प्रोजेक्शन चाहिए इस वाले प्लेन पे। तो यहां से हम लोग ऐसे प्रोजेक्शन दे देते हैं, ये प्रोजेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट है 2,1, ये वाला एंगल को कह रहे हैं फाई है, यही फाई है मेरा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan फाई का वैल्यू p/b। ठीक है, tan फाई का वैल्यू p/b, यहां से हमें फाई मिल जाएगा, tan इनवर्स p/b 1/2 हो गया। इस तरह से हम लोग रो फाई जेड को ढूंढते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ढूंढने सीख गए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन पे, कि डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, किधर की ओर होगा, एंगल उसका हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि किधर एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स,
वाई एंड जेड। यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए P, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अगर इसको मिलाएंगे तो इससे हम लोग रो कह रहे हैं, इसका नाम क्यू दे देते हैं, ये ओ है। तो क्यूपी को हम लोग रो कह रहे हैं, तो क्यूपी के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उससे हम लोग आगे बढ़ा दिए इसे, यहाँ पे ये आर नाम दे देंगे। तो जो पी आर है, पी आर वेक्टर, ये असल में रो कैप है, रो का डायरेक्शन है। क्यूपी रो है और क्यूपी के डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिए यूनिट लेंथ, तो वो मेरा रो कैप है, मतलब अवे फ्रॉम जेड एक्सिस होगा। रो कैप हमेशा अवे फ्रॉम जेड एक्सिस, ये हमेशा अवे फ्रॉम जेड एक्सिस, हमेशा अवे फ्रॉम जेड एक्सिस, अवे फ्रॉम जेड एक्सिस, या टुवार्ड्स जेड एक्सिस भी हो सकता है। जेड एक्सिस के या तो अवे होगा या तो टुवार्ड्स होगा, ठीक है। और टुवार्ड्स, टुवार्ड्स भी हो सकता है, लेकिन जेड एक्सिस से ही हमें जानना है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई? फाई कैप जो हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सीखे थे, फाई कैप वैसे ही है फाई कैप। तो फाई कैप इधर की ओर ऐसे नापेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे, ये फाई कैप का डायरेक्शन, ये फाई कैप। फाई कैप मतलब एंटी क्लॉक में नाम एंगल को नापना है, एक्स एक्सिस से होते हुए, टॉप व्यू से देखेंगे, जेड एक्सिस ऊपर है, ऊपर से देखेंगे तो इधर से नापेंगे तो वो फाई कैप होगा। एंटी क्लॉक में नापना है और एक्स एक्सिस से नापने शुरू करना है। या इसका दूसरा उपाय है कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग अलग अलग कलर से लिख के देख लेते हैं। ये कोई पॉइंट है, इसे हम लोग आर वेक्टर कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर का कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में ये प्रोजेक्शन आया मेरा, ये मेरा प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। तो इस प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही फाई है, और जिस एंगल में जा रहे हैं उसी एंगल में नापना है। तो ये फाई कैप का डायरेक्शन होता है। सेम एंगल को यहाँ भी दिखाना है, वही ऊपर में, वो भी वही एंगल है। तो फाई कैप किस डायरेक्शन में होगा, जैसे स्फेरिकल में हम लोग सीखते थे वैसे ही यहाँ पे भी है। एंड जेड कैप जेड एक्सिस के अलोंग होगा, जेड कैप हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, जहां पे पॉइंट है वहां से जेड एक्सिस के अलोंग। कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर उनके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन खोजने की कोशिश करते हैं कि किधर होगा। तो पहला एग्जांपल यहां से लेते हैं हम लोग, एक्स वाई, ये जेड एक्सिस है। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है कोई जो कि YZ प्लेन में है, और उसका कोऑर्डिनेट, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा है 0,5,1, ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये पॉइंट कहां पे है, YZ प्लेन में, ये कोई पॉइंट P है। तो इस पॉइंट का के लिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर लिखना है। तो सबसे पहले तो रो कैप, रो कैप किधर होगा, तो रो कैप जेड एक्सिस से डिस्टेंस, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस नापेंगे यहां से, तो ऐसे होगा आगे की ओर वाई डायरेक्शन में। तो रो कैप यहाँ पे वाई कैप है या जे कैप है, ये हमें पता चल गया। दूसरा बात, फाई कैप किधर है, तो फाई कैप यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस अगर हम लोग बना देंगे, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर मतलब माइनस एक्स कैप या माइनस आई कैप, ये डायरेक्शन हुआ, माइनस आई कैप तरफ है फाई कैप। एंड जेड कैप किधर है,
तो जेड कैप तो ठीक है, जेड तरफ है, तो जेड कैप कितना है मेरा, के कैप ही है या जेड कैप ही है, दोनों बराबर है। ठीक है। और कोऑर्डिनेट की जहां तक बात है तो रो का वैल्यू कितना है, तो रो का वैल्यू 5 है। ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है, तो पाई का वैल्यू पाई/2 है। जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड का वैल्यू 1 है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट भी हो गए और ये इनके यूनिट वेक्टर हो गए। तो इस तरह से हम लोग ढूंढते हैं। थोड़ा सा तो हवा में सोचना पड़ेगा कि किधर है। ठीक है। कैसे एंगल नाप रहे हैं वो थोड़ा सा समझ जाइए, फिर एंगल आप ढूंढ पाएंगे। इस तरह से हम लोग उनके डायरेक्शन को देखते हैं और हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल भी देखा एक करके। तो आइए अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने नोटेशन भी सीख लिया और उनके डायरेक्शन खोजने सीख गए। तो अब हम लोग सीखते हैं कि रो फाई जेड का रेंज क्या है। ठीक है। रो फाई जेड का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो ये अब हम लोग सीखने वाले हैं। फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यहां बना रहे हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये हमने बना दिया। ये रो फाई एंड जेड। रो हमेशा जेड एक्सिस से नापते हैं, रो को हमेशा जेड एक्सिस से नापते हैं। तो जेड एक्सिस में नापने जाएंगे तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, मीन्स रो बिलोंग्स टू इनफाइनाइट से कम और 0 से आगे, यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक का वैल्यू रो ले सकता है। 0 भी ले सकता है, 1 2 3 सारे वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। रो का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेड एक्सिस से डिस्टेंस नापने में निगेटिव कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। और फाई का रेंज क्या होगा, फाई जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में था, सेम इसमें भी 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक एक राउंड चल जाएगा ना। यहाँ जेड एक्सिस से नापना शुरू करेंगे, यहां से नापते 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 फिर वापस आएंगे, तो ये 2 पाई एंगल हो जाता है। एंड थर्ड वन जेड, जेड का रेंज क्या होगा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता था वही रेंज, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सेम होगा। तो ये इसके रेंज है, बात समझ में आई, ये इसके रेंज है, इतना ही वैल्यू ये रख सकता है। तो यहां पे लिख देते हैं रेंज ऑफ रो फाई जेड। सॉरी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं रो फाई जेड के अलावा। अब हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल लेंगे और सीखेंगे कि वो सरफेस है कि लाइन है कि वॉल्यूम है कि क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक ऐसा सिचुएशन एग्जाम्पल समझते हैं, उसको समझिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि रो का वैल्यू 5 है, एग्जैक्ट 5 है, 5 सेंटीमीटर। जेड जो है 0 से लेके 10 तक है, जेड का वैल्यू 0 से लेके 10 तक है। और जो फाई है एंड जो फाई है, ये फाई का वैल्यू, फाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, फाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब फाई का वैल्यू कुछ भी है, फाई का वैल्यू कुछ भी है। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा क्या है, ये कैसा फिगर बनेगा इसका, रो का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो जेड एक्सिस से 5 डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट ढूंढना है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो जेड एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे इधर पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है जेड से 5 डिस्टेंस पे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जेड का वैल्यू 0 से 10 तक है, मतलब यहाँ 10 है तो 10 तक ही लेना है। कोई जरूरी है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, ये यहां से ध्यान दीजिए,
जेड एक्सिस से 5 इधर भी होगा, 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 इधर सब जगह होगा 5 पे। तो एक आप ध्यान से देखिए कि 5 डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं अगर वो z इक्वल टू 0 पे सोचेंगे। तो z इक्वल टू 0 के लिए रो का वैल्यू 5 होना, बहुत सारे पॉइंट हमें मिलेंगे जो कि पॉइंट ये बनेंगे, ये मेरे पॉइंट बनेंगे, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। ये कब है? z0 है तब। z10 है तो यहां पे बनेंगे, z10 है तो यहां पे बन रहे हैं पॉइंट बहुत सारे, ये सब है बहुत सारे पॉइंट। लेकिन हमें क्या z0 10 लेना है? नहीं, सारे पॉइंट लेने हैं। असल में जो भी बनेगा एक सिलेंडर बनेगा और वो हॉलो सिलेंडर होगा। वो क्या होगा? हॉलो सिलेंडर। सारे वैल्यू को लेने हैं, ये सब वैल्यू को लेने हैं इसमें से, ये सब वैल्यू किनारे किनारे। ये एक हॉलो सिलेंडर बता रहा है, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 एंड हाइट इक्वल टू 10। रेडियस 5 यूनिट एंड हाइट 10 यूनिट का सिलेंडर होगा। ये 10 यूनिट और इसका रेडियस 5, जिसको हम लोग रो कह रहे हैं। तो रो मेरा 5 है। बात समझ में आई? केवल इन दो बातों से हमें इतना बड़ा बात पता चल जाता है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि रो क्या है 5 यूनिट पे, तो आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये बात नहीं समझ पाएंगे तो फिर अंदाजा लगाना तो मुश्किल ही है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर मैं यहां पे लिख दूं कि रो का वैल्यू लेस देन 5 है, इक्वल टू भी 5, जीरो से हर एक वैल्यू लेगा और उस समय सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। उस समय सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि रो का वैल्यू केवल 5 नहीं लेना है, 5 से कम ही लेना है। अगर वैसा हमें कंडीशन दे देगा तो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और कन्वर्जन हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन। फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे हम लोग, बार बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। एक्स, वाई, जेड, ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है एक्स, वाई एंड जेड, ये पॉइंट है। इसे हम लोग आर वेक्टर कह रहे हैं, इसे हम लोग आर वेक्टर कह रहे हैं। तो आर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बिल्कुल सही। अब इसे सिलिंड्रिकल में लिखना है तो सिलिंड्रिकल में हमें रो चाहिए, रो का भी वैल्यू चाहिए हमें। तो रो हम लोग कैसे लिखेंगे ये जानना है। रो है जेड एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम लोग कह रहे हैं रो। यहां से यहां तक डिस्टेंस को नापेंगे तो हम लोग इसे कहेंगे रो कहेंगे। और फाई क्या होगा? इसके साथ जो एंगल बन रहा होगा वो, अगर ऐसे है तो इस एंगल को हम लोग कह रहे हैं फाई है। बिल्कुल सही। जेड क्या है? जेड यहां से डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है जेड, ये जेड है। चलिए, बिल्कुल सही। अगर इस पे हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, यहां से अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें ऐसे, प्रोजेक्शन आ गया क्यू पॉइंट, ये मेरा रो हो गया और ये मेरा क्या हो गया? फाई। होगा कि नहीं सोचिए, ये मेरा रो हुआ और ये मेरा फाई हुआ।
इसको हम मिटा देंगे और सही से बनाने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक रो है, ये जो ओ क्यू है वही रो है, मतलब जेड डिस्टेंस। हम क्या किए, प्रोजेक्शन लिए हैं, प्रोजेक्शन में थोड़े डिस्टेंस कम होता है, प्रोजेक्शन में तो जेड एक्सिस से जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस रहेगा। तो हमने क्या किया है, बस प्रोजेक्शन लिया है, प्रोजेक्शन लिए हम। तो यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू रो है, यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू रो है। तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये एक्स है और वाई क्या है, तो एक्स मेरा बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए फोटो को, तो मेरा एक्स बन जाएगा रो कॉस फाई, रो कॉस फाई, एंड वाई बन जाएगा रो साइन फाई। ठीक है, और जेड मेरा जेड है, जेड का वैल्यू जेड है। इस तरह से हमने जो भी कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, उसे हमने रो फाई जेड में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई? तो जब एक्स वाई जेड को हमने कन्वर्ट कर दिया रो फाई जेड में, तो हम कह सकते हैं कि मेरा आर वेक्टर जो है, नाउ आर वेक्टर मेरा क्या बन गया, एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, रो कॉस फाई आई कैप, रो साइन फाई जे कैप इंटू जेड के कैप, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब सवाल है कि रो कैप क्या होगा, मेरा रो कैप क्या होगा, रो कैप क्या होगा, ये होगा डेल आर बाय डेल रो होल डिवाइडेड बाय डेल आर बाय डेल रो का मॉड। यही तो होता है रो कैप, बात समझ में आएगी नहीं, यही तो हम लोग जानते हैं रो कैप, रो कैप का वैल्यू। इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे रो के रिस्पेक्ट में, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ के डिवाइड करेंगे, तो हमें रो कैप मिल जाएगा। ठीक है, रो कैप, तो रो कैप के लिए ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं डेल आर वेक्टर बाय डेल रो। डेल आर बाय डेल रो करेंगे हम लोग, तो यहां से cos फाई मिल जाएगा हमें, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप मिला। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग ढूंढेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 मिलेगा। नहीं एक बार खोज के देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा। तो रो कैप का वैल्यू हमें मिल गया cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, ये हमारा रो का वैल्यू है। चलिए बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन हम लोग इसे कहते हैं 1, ये इक्वेशन 1। अब हमें फाई कैप चाहिए, तो फाई कैप हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे सिलिंड्रिकल में सीखे थे वैसे ही। फाई कैप मेरा होगा डेल आर बाई डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल आर बाई डेल फाई का मॉड। चलिए डेल आर बाई डेल फाई खोजते हैं। डेल आर बाई डेल फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो रो तो बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, cos फाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन फाई प्लस रो फिर से बाहर, जे फिर से बाहर, और मेरे पास है साइन फाई, तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos फाई, और लास्ट कंपोनेंट में फाई कहीं है नहीं, तो वो हो जाएगा 0। मेरा मीन्स ये हुआ। इसका मोड अगर हम लोग निकालेंगे, तो मोड निकालने से हमें रो मिलेगा, तो रो रो कट जाएगा, मीन्स फाई कैप का वैल्यू हमें मिलने वाला है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप। ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। इसी तरह से जो z कैप है वो तो z कैप है, z कैप का वैल्यू z कैप है। इस तरह से इसे अगर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा क्या बनेगा,
वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग पहले। इससे अगर हम लोग आई, जे और के से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है? रो, पाई एंड जेड, ये हमें मिलने वाला है। आइए तो सबसे पहले रो के लिए हम लोग लिख देते हैं कॉस साइन जीरो। कॉस साइन जीरो होगा यहाँ पे, तो कॉस फाइव साइन फाइव जीरो हो गया। अच्छा, रो के फाइव के लिए क्या हो जाएगा? माइनस साइन कॉस जीरो, यहाँ पे होगा माइनस साइन कॉस जीरो। जेड के लिए क्या हो गया? जीरो जीरो वन। ये मेरा हो गया कन्वर्जन मैट्रिक्स। अगर हमें इसे रो रो फाइव जेड दिया हुआ है और फिर आई जे के चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो, तो बना देते हैं कॉस फाइव साइन फाइव जीरो, इधर से माइनस साइन फाइव कॉस फाइव जीरो और जीरो जीरो वन। इससे मेरा यहाँ पे अगर रो फाइव एंड जेड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई जे एंड के। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? आप मुझे बताइए। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट जैसा ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। पैटर्न सेम रखना है, बस आपको ये जानना है अच्छे से कि रो क्या है, फाई क्या है एंड जेड क्या है। इतना चीज जानेंगे तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग इस तरह से देख लिए और हम लोग क्लियर कट कह सकते हैं कि जो रो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। रो फाई यानी कि रो फाई यूनिट कैप जो है, रो कैप यूनिट वेक्टर और फाई कैप यूनिट वेक्टर दोनों फाई पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब दोनों कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, वेरिएबल वेक्टर है। ठीक है, दोनों के दोनों वेरिएबल वेक्टर है। जेड तो कांस्टेंट वेक्टर है, वो तो किसी पे बदल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। जब इतना हम लोग जान गए, अब आते हैं हम लोग कुछ डिफरेंशियल लेंथ पे, डिफरेंशियल एरिया पे एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम खोजने पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियल लेंथ से। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशियल लेंथ, जिसको हम लोग डीएल वेक्टर कहेंगे, ये निकालना है। तो डिफरेंशियल लेंथ कार्टेशियन में क्या होता था वो हम लोग लिख लेते हैं एज डीएल वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप होता था। तो सिलिंड्रिकल में क्या होगा? डीएल वेक्टर का डी रो रो डायरेक्शन में एंड प्लस होगा यहाँ पे प्लस डीएल फाई डायरेक्शन में फाई कैप प्लस डीएल जेड डायरेक्शन में जेड कैप, ये होगा जैसा हम लोग वहां पे सीख रहे थे। जब डी रो हम लोग नापेंगे तो फाई और जेड को कांस्टेंट रख के नापते हैं, तो डी रो फाई ही रहेगा और वो रो कैप में ही रहेगा। डी रो का रो जो एलिमेंट वाला है डी एल फाई, यानी कि फाई डायरेक्शन में लेंथ नापना है हमें। किस डायरेक्शन में नापना है? फाई डायरेक्शन में। मींस रो और जेड को फिक्स रखना है, रो एंड जेड को फिक्स रखना है। आइए नाप के देखते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। अगर जेड एक्सिस ऊपर है मेरा, ये जेड एक्सिस है ऊपर है, कोई भी वेक्टर उसका प्रोजेक्शन हम लोग इसमें लेंगे तो ये वाला लेंथ को हम लोग रो कह रहे हैं और ये वाला मेरा फाई है। तो फाई से थोड़ा सा आगे फाई बढ़ाना है,
थोड़ा सा आगे हमने फाई बढ़ा दिया। तो ये जो है वैल्यू, इसी को हम लोग डीएल कह रहे हैं फाई डायरेक्शन में, डीएल कह रहे हैं और ये फाई डायरेक्शन में। ये छोटा सा क्या है, यही मेरा डी फाई है, ये रो है। तो यहां से आप ध्यान से देखिए कि डी फाई इक्वल टू डीएल फाई ओवर रो है, ठीक है। तो डीएल फाई का वैल्यू क्या है, रो टाइम्स डी फाई। ये डीएल फाई का वैल्यू क्या हमें मिला, देयरफॉर डीएल फाई का वैल्यू मिला रो टाइम्स डी फाई। इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे, और डीएल जेड तो असल में डीजेड है, ये डीजेड हो गया, तो ये मेरा मिला रो डी फाई, ये तो वही है। देयरफॉर फाइनल हम लोग कह सकते हैं कि डीएल वेक्टर मेरा डी रो रो कैप इंटू रो डीएल फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ये मेरा डिफरेंशियल लेंथ है। जब कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया। जब हम लोग ये खोज लिए तो अब हम लोग डिफरेंशियल एरिया ढूंढेंगे। डिफरेंशियल एरिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशियल एरिया, जिसको हम लोग कहेंगे डी ए वेक्टर। चलिए, तो डी ए वेक्टर मेरा क्या होगा, हम लोग पहले से जानते थे, जितने भी लेंथ है उनका वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे डी रो रो कैप इंटू डीएल फाई फाई कैप, ये हो जाएगा एक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, रो टाइम्स डी रो डी फाई, और रो और फाई को अगर प्रोडक्ट करेंगे हमें तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे रो फाई जेड हम लोग बना लेते हैं। ये रो है, ये फाई है, ये जेड है, तो रो इंटू फाई करेंगे तो जेड कैप आ जाएगा, जेड कैप, ठीक है। ये भी हो सकता है, या दूसरा डिफरेंशियल एरिया क्या हो सकता है, डीएल फाई फाई कैप इंटू डी जेड जेड कैप। इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, री रो डी फाई डी जेड इंटू फाई इंटू जेड, फाई इंटू जेड करेंगे तो रो मिलने वाला है, रो कैप। एंड लास्ट वन हमारा क्या मिलने वाला है, डी जेड जेड कैप क्रॉस डी रो रो कैप, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, डी जेड डी रो और जेड इंटू रो करेंगे तो फाई कैप, फाई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सीखे थे, उसी से हम लोग डायरेक्शन ढूंढते जा रहे हैं। ये सब डिफरेंशियल एरिया है, ये सब क्या है, डिफरेंशियल एरिया है वॉल्यूम एलिमेंट के। जैसे एक मैं कोई फोटो ड्रॉ करूंगा, उसमें आप देख पाएंगे कि डिफरेंशियल एरिया कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, ये एक्स वाई जेड है, तो चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। इस लेंथ को हमको जानना है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इस लेंथ को हम कह रहे हैं कि ये डी रो है, ठीक। और इस लेंथ को हम कह रहे हैं कि ये वाला डीएल फाई है, ठीक है। जो कि डीएल फाई का वैल्यू हम लोग अभी सीखे थे कि रो डी फाई होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर। रो का डायरेक्शन इधर, फाई का डायरेक्शन इधर करेंगे तो ऊपर, तो जेड डायरेक्शन में।
इसका जो एरिया है ये डीए वेक्टर ये ऊपर की ओर है, ठीक है, जेड डायरेक्शन की ओर। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। ये मेरा कौन सा एरिया बन गया, यहाँ पे डीए एरिया जो मेरा बना रो डी रो डी फाई एंड जेड कैप, देखिए पहला वाला बन गया है कि नहीं। अगर इसी में एक और हम एग्जांपल लें, जैसे हम कहें कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, अब फोटो से समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। ये कौन सा है, ये मेरा डी फाई है, ये वाला मेरा dz है, ये dz, ये वाला क्या है, ये है मेरा dl फाई। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, dz एंड dl फाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, फाई डायरेक्शन में जा रहा है ना ये, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसको dl फाई, ये फाई एंगल से था इसलिए। तो ये जो मेरा है, ये जो साइडेड रीजन में हमने बनाया, इसका एरिया वेक्टर इधर है, और ये डीए एरिया का वेक्टर हो गया रो डी फाई dz, रो डी फाई इंटू dz रो कैप डायरेक्शन में, बाहर की ओर, बाहर की ओर एरिया। इस तरह से इमेजिन करना है। अगर ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, कुछ याद करने का चीज नहीं है इसमें। बात समझ में। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम जिसको हम लोग डीवी कहेंगे, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या जानते थे, एज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या जानते थे, dv इक्वल टू dx dy dz। देयरफॉर सिलिंड्रिकल में क्या होगा, d रो dl फाई एंड dl इंटू z डायरेक्शन, ठीक है। तो dv इक्वल टू यहाँ पे मेरा बन जाएगा d रो, तो मेरा d रो है जाएगा, dl फाई मेरा क्या बनेगा, रो टाइम्स d फाई, और dl z तो z है। तो मेरा डिफरेंशियल वॉल्यूम इसमें बन जाएगा रो डी फाई एंड डी जेड। तो ये मेरा डिफरेंशियल वॉल्यूम है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए, ये बात अगर समझ में आ गई तो एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मेरा कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल मेरा है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा आप देख पा रहे हैं, मैं तो ऐसे बना दे रहा हूं, एक्स वाई जेड। इसमें एक सिलेंडर है जो कि जेड एक्सिस में रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है, जेड एक्सिस में। मतलब जेड एक्सिस के सिमेट्री अगर कहीं कोई चीज बना हुआ है तो उसके लिए ये हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ठीक है। इसका लेंथ h है और इसका रेडियस जो है वो r है, और ये सॉलिड है, ठीक है। इसका वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का, तो वॉल्यूम के लिए स्मॉल वॉल्यूम हम लोग खोजेंगे। तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए अभी हम लोग सीखे डी रो डी फाई डी जेड। तो पूरा वॉल्यूम क्या होगा, इस वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। इस वॉल्यूम में कितने इंटीग्रेशन है, 3 इंटीग्रेशन है, एक रो के लिए, एक फाई के लिए, एक जेड के लिए। अब बताइए जेड कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके एच तक। फाई कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 पाई तक। रो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से r तक। ये सबको तीनों को रख के इंटीग्रेट करेंगे तो एक एक करके हम लोग इसको अलग कर देते हैं। 0 से r तक रो का वैल्यू चेंज हो रहा है, 0 से 2 पाई तक पाई का वैल्यू चेंज हो रहा है, एंड 0 से लेके h तक z का वैल्यू चेंज हो रहा है। तीनों इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग बांट दिया। अलग अलग बांटने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं रो स्क्वायर बाई 2, 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करना है, यहां से 2 पाई मिल गया, अब इससे करेंगे तो हमें h मिल गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर, 2 यहां से कट जाएगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर h मिला, जो कि हम लोग बचपन से यही जानते थे। ये एक वॉल्यूम हम लोगों ने ऐसा खोजा, ऐसा एक एग्जाम्पल है जो कि सिंपल
बहुत बचपन से हम लोग सीखते थे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है। तो अगर हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट जान रहे हैं तो हम लोग इस तरह से खोज लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सारे पोर्शन कंप्लीट कर दिए जो हमारा टारगेट था आज का। ठीक है, हमने ये सारा कुछ टारगेट रखा था कि आज हम लोग ये सब सीखेंगे, ये सब सीख गए। ये सब सीखने के बाद हमारा वेक्टर का बेसिक चीज तो बहुत सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए। कैलकुलेशन जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे या क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग करेंगे तो खूब बढ़िया से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।